नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार टांक। आज हम चर्चा करेंगे ओरिजिन ऑफ द स्टेट की थ्योरी के बारे में, यानी कि राज्य का जो उदय हुआ है इसकी जो अलग अलग थ्योरियां बता रखी है ओरिजिन ऑफ द स्टेट की, वो थ्योरियां कौन कौन सी हैं और उनमें से जिस थ्योरी की आज हम जिक्र करने वाले हैं वो थ्योरी है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। देखिए, हमने क्लास में भी पढ़ा था कि राज्य का ओरिजिन बताने के लिए बहुत सारी थ्योरियां आई है, जैसे कि आपने देखा होगा डिवाइन थ्योरी है, आपने देखा होगा फोर्स थ्योरी है, आपने देखा होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, आपने देखा होगा इवोल्यूशनरी थ्योरी है। इस तरह की 4-5 थ्योरीज हमने क्लास के अंदर भी डिस्कशन करी थी और आज जो है उन्हीं 4-5 में से एक थ्योरी को हम लेंगे और उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि किस तरह से राज्य के उदय को ये थ्योरी हमें समझाती हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यहाँ से अपने को इस स्लाइड को शुरू करना है कि भाई हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले हमने को इंट्रोडक्शन डालना है और इंट्रोडक्शन डाल के फिर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए क्या लिखना है इंट्रोडक्शन के अंदर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी about the origin of the state remained quite popular up to the 18th century। यानी कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये हमारी 18th सेंचुरी तक पॉपुलर रही। ठीक है, 18th सेंचुरी तक ये एक फेमस रही, इसको लोग मानते थे, जानते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इस थ्योरी में परिवर्तन आए, लोगों ने इस थ्योरी को नेगलेक्ट कर दिया, नकार दिया और धीरे धीरे दूसरी थ्योरीज हमारे सामने आने लगी। लेकिन यह भी थ्योरी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें इसको पढ़ना है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट रिमेन द क्वाइट पॉपुलर अप टू द 18th century। According to this theory, state is an artificial institution made by men and it is outcome of a social contract। यह थ्योरी क्या कहती है कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है यह कहती है कि राज्य जो बना है वो मैन मेड है, लोगों ने बनाया है, ये एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉट नेचुरल इंस्टीट्यूशन। ये किस तरह का है? आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। जब भी आप एग्जाम में यह प्रश्न का उत्तर लिखें तो इस तरह के जो चीजें आती है, जैसे कि ये आर्टिफिशियल शब्द आया है, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, इसको आप अंडरलाइन करें, इसको हाईलाइट करें, साथ ही मेड बाय मेन तो इसको भी हाईलाइट करें। चलते हैं अपन आगे। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द रूलर्स एंड द सब्जेक्ट्स। यह थ्योरी क्या बताती है कि भाई राज्य का ओरिजिन किस तरह से हुआ यह बताती है, साथ ही ये संबंधों को बताती है, रिलेशन को बताती है बिटवीन किसके बीच में? रूलर्स एंड द सब्जेक्ट्स, यानी कि जनता और राजा के जो क्या संबंध हैं, राज्य और जो शासक और शासित जो लोग हैं, राज्य और राज्य की जो जनता है, पॉपुलेशन है, उनके क्या रिलेशन होते हैं, वो भी यह थ्योरी हमारे सामने बताती है। तो चलिए आगे देखते हैं। During the 19th century, this theory could not hold ground in the face of scientific and the logical argument. The view of eminent philosophers like Hume, Bentham, and Montesquieu etc. dealt a serious blow to this theory। यानी कि जो हम ये ह्यूम, बेंथम एंड मॉन्टेस्क्यू ये नाम आए हैं, इनको आप एग्जाम के अंदर अंडरलाइन जरूर करना। जो भी आप इस तरह के नाम लिखो इनको अंडरलाइन आपको करना है। चलिए अपन आगे चलते हैं। देखिए अब आता है अपना पहले वाला जो ये हमने पोर्शन लिखा है वो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर है। ठीक है, अब हम लिखेंगे दूसरा हेडिंग, मेन सपोर्टर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यानी कि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मानने वाले मेन लोग कौन कौन से थे, किन किन लोगों ने इस थ्योरी को मुख्य रूप से दिया है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है थॉमस हॉब्स का। मैंने क्लास में भी कई बार जिक्र किया है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैकस रूसो, ये 3 लोग हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो, इनको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो, हॉब्स, लॉक, रूसो लिखोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि हॉब्स कब आया, 1588 से लगाकर 1679 तक का जो समय है वो हॉब्स का समय है। और ये एक इंग्लिश फिलोसोफर था, इसने एक बुक्स लिखी है लेवियाथन।
ये किताब आपको एग्जाम में लिखनी है। हॉब्स के आगे इसकी बुक्स का नाम लिखना है लेवियाथन, और इसके नीचे आपको अंडरलाइन भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रख लेना। फिर आता है दूसरा, जॉन लॉक 1632 टू 1704, ये इसका टेन्योर है 1632 से लगाकर 1704 ईस्वी तक। ये भी एक इंग्लिश फिलोसोफर था। इसने जो किताब लिखी है उसका नाम है टू ट्रीटाइज ऑफ अ गवर्नमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। आपको जो भी मैं ये ऑथर्स बता रहा हूँ, जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो, इनकी किताबों के नाम ध्यान होने चाहिए। हॉब्स की किताब का नाम लेवियाथन था। लॉक ने जो बुक्स लिखी वो टू ट्रीटाइज ऑन द गवर्नमेंट थी। और जीन जैकस रूसो ये जो था, इसने क्या लिखा है, ये 1712 से लगाकर 1778 जो है उसके आसपास ये व्यक्ति आता है। और ये एक फ्रेंच फिलोसोफर था, और उसने जो एक किताब लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, इसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हमने यहाँ 3 चीज़ें पढ़ी है, और 3 चीज़ों में हमने क्या देखा है, हमने यह देखा है कि मेन सपोर्टर्स ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के कौन कौन हैं। इसमें हमने देखा एक तो हॉब्स हैं, एक लॉक हैं और एक रूसो है। ठीक है, हॉब्स की किताब का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, लेवियाथन है। लॉक की किताब का नाम आपको लिखना ही है एग्जाम के अंदर, ध्यान रख लेना, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। और इसके बाद में जो जीन जैकस रूसो है, इसकी किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये तो 3 इसके सपोर्टर्स हो गए। अब चलते हैं अपन आगे। ये 3 लोग क्या कहते हैं जो इसको समर्थन करते हैं, जिन इन तीनों ने मिलके जो थ्योरी दी है, इसका कंक्लूजन क्या है, इनके ओपिनियंस क्या है, वो हम देखते हैं। ऑल्दो देयर इज ए मार्क डिफरेंट ऑफ ओपिनियन एमंग द व्यू पॉइंट ऑफ द हॉब्स, लॉक एंड रूसो। ये यूँ कहना चाह रहा है कि इन तीनों के जो विचार हैं उनमें बहुत ही बदला हुआ है, फर्क है, तीनों के अलग अलग विचार है। हमने क्लास में भी पढ़ा था, हॉब्स का एंगल दूसरा है, लॉक का एंगल दूसरा है, रूसो का एंगल दूसरा है। लेकिन yet all of them agree on the following this point, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो 3 पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ये तीनों हॉब्स, लॉक और रूसो एग्री है। इनके बहुत सारे विचारों में भिन्नता है, जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा था, हॉब्स मानव की जो ह्यूमन नेचर है उसकी कल्पना किसी और रूप में करता है, लॉक किसी और रूप में करता है, रूसो किसी और रूप में करता है। हमने ये देखा था कि हॉब्स इंसान को ड्यूअल स्टैंडर्ड मानता है, दोहरी प्रवृत्ति का मानता है, सेल्फिश मानता है, ये सब इसका एक था। इसी तरह से लॉक कहता है कि नहीं, इंसान अच्छा होता है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता है लॉक, और रूसो एक नॉबल स्लेव की बात करता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातों के ऊपर इन तीनों के जो विचार भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्सों के ऊपर तीनों के विचार सेम हैं। ठीक है, पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट, बिफोर द बर्थ ऑफ द स्टेट द इंडिविजुअल यूज टू द लिव इन द स्टेट ऑफ नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। इन तीनों ने इस बात पे एक मत है कि राज्य जो है, बिफोर द बर्थ ऑफ द स्टेट, राज्य के उदय से पहले, जब राज्य नहीं था उससे पहले, इंडिविजुअल यूज टू लिव इन द स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की अवस्था में रहते थे। व्यक्ति जो थे, जब राज्य नहीं था तो स्वतंत्र अवस्था में रहते थे। इस पॉइंट को लेकर, स्टेट ऑफ नेचर का जो है, इसको लेकर इन तीनों लोग सहमत है कि हाँ, तीनों लोग यही कहते हैं कि जब राज्य पैदा नहीं हुआ था उस समय व्यक्ति जो है, वो इंडिविजुअल जो था, वो स्टेट ऑफ नेचर के फॉर्म में रहता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, स्टेट इज द आउटकम ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन तीनों के मत भिन्न भिन्न होते हुए, डिफरेंट होते हुए भी कुछ बातों के ऊपर इनमें समानता है। और बात कौन सी है कि स्टेट इज आउटकम ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा कि जो राज्य आया है वो राज्य सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है। राज्य जो किस वजह से आया, तीनों ने एक बात पर सहमत हुए कि राज्य जो है वो सामाजिक संविदा हुआ था, लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट के थ्रू स्टेट बनकर आया है। तो इस बात के ऊपर भी तीनों लोग सहमत है। पहली बात कौन सी थी कि जो व्यक्ति था वो स्टेट ऑफ नेचर में रहता था, इस पॉइंट के ऊपर तीनों सहमत हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट, स्टेट इज द आउटकम ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो राज्य हैं, वो राज्य कैसे आया कि लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, समाज के बीच में, सोसाइटी के बीच में एग्रीमेंट हुआ। इस बात को लेकर भी तीनों सहमत है, तीनों एग्री हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा
कि भाई जो शासक और शासित यानी कि रूलर्स और रूल्ड जो है, इनके जो रिलेशन है वो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो सामाजिक संविदा हुई थी, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर ये तीनों ही लोग एक मत थे, इन्होंने एक स्वर में कहा कि हाँ ये बातें सही है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। In this theory, there is a conception of the human interaction before society and the state emerged. This is called the state of nature. Dissatisfaction in this state promoted men to enter into a social contract, resulting is the establishment of the state. यानी कि इस थ्योरी में कहा गया है कि this is the conception of the human interaction before society and state emerged, यानी कि लोगों के आपस में मिलकर समझौता किया है और फिर उससे राज्य जो है वो उदय हुआ है, राज्य इमर्ज हुआ है, राज्य पैदा हुआ है। ठीक है, दिस कॉल्ड द स्टेट ऑफ नेचर। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, कि जब स्टेट नहीं था उससे पहले जिस तरह से लोग रहते थे उसी को हमने स्टेट ऑफ नेचर कहा। अब क्या जरूरत पड़ी कि लोगों को स्टेट बनाने की, तो डिससेटिस्फैक्शन इन दिस स्टेट प्रोमोटेड मेन टू इंटर इनटू ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि जो स्टेट था उस स्टेट के अंदर कुछ दिक्कत, जो उस स्टेट नहीं था उससे पहले कुछ दिक्कतें थी सोसाइटी को, तो उन्होंने कहा कि उन सोसाइटी की दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य बनाया गया है। ठीक है ना, तो राज्य जो है उस कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम सारे परेशान हैं और इस वजह से हम क्या करते हैं, एक राज्य का एक एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, एक स्टेट का निर्माण करते हैं। अब चलते हैं अपन इन तीनों के अलग अलग विचारों को अपन अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम थॉमस हॉब्स की। इसकी किताब कौन सी है, लेवियाथन। ध्यान रखना, इनकी किताबों को आप अच्छे से ध्यान रखना, अभी मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, अभी और देख लेते हैं अपन। थॉमस हॉब्स क्या कहता है, थॉमस हॉब्स कहता है स्टेट ऑफ नेचर। पहली बात तो ये कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर के बारे में इसका क्या है, यानी कि राज्य से पहले व्यक्ति का नेचर किस तरह का था। तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू हॉब्स, मतलब हॉब्स के हिसाब से मैन इज द सेल्फिश। मैंने अभी आपको पहले ही बताया, मैन इज सेल्फिश, इगोइस्टिक, कॉम्पिटिटिव, वायलेंट, डिसट्रस्टफुल एंड क्वालसम बाय नेचर। यानी कि इसने व्यक्ति के नेगेटिव पक्ष को बताया। हॉब्स जो है व्यक्ति के नेगेटिव पक्ष को बताता है। ठीक है, His right prevailed and life was solitary, poor, nasty, brutish and short। मतलब इसने कहा कि जब राज्य नहीं था तो लोग एक दूसरे से झगड़ते थे, लड़ते थे, स्वार्थी थे और इससे जो जीवन था लोगों का वो बहुत दुखमय हो गया था। इतनी दिक्कतें आने लग गई थी कि उनको लगा कि हमें कुछ ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, ऐसा एग्रीमेंट करना चाहिए ताकि हमारी जो ये प्रॉब्लम्स है इसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। फोर्स एंड फोर्स आर द क्रेडिनल वैल्यूज, इट इज द वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। मतलब स्टेट ऑफ नेचर में क्या कैसे था कि भाई सभी जो शक्तिशाली होता था वही राज करता था और फ्रॉड की वगत थी उस समय। फ्रॉड जो था वो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। जिसने फ्रॉड किया मतलब बहुत सही आदमी है। इट इज़ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, और ये जो था एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध था। यानी कि जब राज्य नहीं आया उससे पहले ऐसे स्थिति थी, है ना। राज्य जब नहीं था, हॉब्स के हिसाब से कि जब राज्य नहीं था तो उससे पहले लोग आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, जो ताकतवर होता था वही रूल करता था, इस तरह की चीज़ें थी। तो ये एक पॉइंट आपका बन जाता है स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपको इसी तरह से पॉइंट लिखने हैं, पहला स्टेट ऑफ नेचर, फिर दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पीपल डिसाइड टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू फियर ऑफ डेथ and desire for good living. They sign one contract with each other saying, मतलब लोगों, हॉब्स कहता है कि जो समाज में, जो सोसाइटी में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कैसे हुआ कि पीपल डिसाइड टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। लोगों ने तय किया कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए ड्यू टू फियर, क्योंकि उस समय सोसाइटी के अंदर सब डरे हुए थे लोग, फियर था चारों तरफ, लोग मरते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि व्यक्ति का नेचर कैसा था।
तो फिर लोगों ने कहा कि यार अपन ऐसा करते हैं कि एक एग्रीमेंट कर देते हैं और एक नई इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रवेश करते हैं। तो एग्रीमेंट किस तरह से किया गया, सभी लोगों ने ये कहा कि आई ऑथराइज टू गिव अप माई राइट्स, यानी कि मैं अपने अधिकार छोड़ता हूं, ऑफ गवर्निंग माई सेल्फ टू दिस मैन ऑन दिस कंडीशन। इन्होंने कहा कि मैं अपने अधिकार इस संस्था को, इस व्यक्ति को सौंपता हूं। शर्त क्या लगाई कि दैट यू गिव अप यूर राइट्स टू हिम, यानी कि आप भी अपने जो अधिकार है वो इसको सौंपिए। एंड ऑथराइज ऑल हिज एक्शन इन लाइक मैनर, यानी कि इसमें बात क्या हुई कि मैं अपने अधिकार इस व्यक्ति को सौंपता हूं या इस संस्था को सौंपता हूं या राजा को सौंपता हूं, इस अथॉरिटी को सौंपता हूं, बशर्त यही कि आप भी अपने राइट्स इस अथॉरिटी को सौंपे। और जब ऐसा सब लोगों ने मिलकर अपने राइट्स अथॉरिटी को सौंप दिया तो यही जो था वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, यही समाज के बीच में समझौता था। समझौता क्या हुआ कि मैं अपने राइट्स जो हैं इस अथॉरिटी को सौंप रहा हूं, आप भी अपने राइट्स इस अथॉरिटी को सौंपें, ये समझौता हुआ था। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है, रिलेशन बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड। ठीक है, यानी कि जो रूलर्स हैं, शासक और शासित जो है, राजा और प्रजा के बीच में संबंध किस तरह के थे, ये तीसरा पॉइंट है हॉब्स के बारे में। हॉब्स तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करता है। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज द एमंग द पीपल एंड द किंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ इट। मैंने आपको क्लास में भी बता दिया, हॉब्स ये कहता है कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो आपस में लोगों के बीच में हुआ था। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एमंग द पीपल, लोगों के बीच में हुआ था, ये मैंने क्लास में आपको अच्छे से बताया है। परंतु एंड द किंग वॉज नॉट ए पार्ट टू इट, हॉब्स क्या कहता है कि भाई लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि मैं अपने सारे राइट्स इस अथॉरिटी को सौंप रहा हूं और शर्त यही कि आप भी अपने राइट्स इस अथॉरिटी को सौंप दें। और वह अथॉरिटी उन्होंने मानी किंग को। जो किंग जो था वो नॉट ए पार्ट ऑफ, इट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि राजा इसका हिस्सा नहीं था, राजा अलग था, लोगों ने आपस में किया और इस तरह से राज्य बनाया। दस द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट अप्लाई टू द किंग, यानी कि जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें थी वो राजा के ऊपर लागू नहीं हो रही थी, राजा एब्सोल्यूट था। इसीलिए हमने पढ़ा भी था क्लास के अंदर कि जो हॉब्स है, ये हॉब्स एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है, निरंकुश संप्रभुता की बात करता है। वो एक ऐसी सॉवरेनिटी की बात करता है जिसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, एब्सोल्यूट होगी। और ये एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी कौन होगी, किंग होगा, क्योंकि किंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। किंग जो है वो उसका हिस्सा नहीं था। ठीक है, इस वजह से इसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी शर्तें इसके ऊपर लागू नहीं हुई थी, किंग के ऊपर। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं आगे। पीपल कैन नॉट अपोज द किंग, मैंने क्लास में बताया है, पीपल कैन नॉट अपोज द किंग, राजा का विरोध नहीं कर सकते थे लोग। द पावर्स ऑफ द किंग विल बी अनलिमिटेड एंड हीज ऑर्डर विल बी द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि राजा के जो पावर्स है वो अनलिमिटेड है। हमने भी बात करी ना एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की, यानी कि हॉब्स हमेशा एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है, निरंकुश संप्रभुता की बात करता है, जो व्यक्तियों से परे हैं, जो व्यक्तियों की बातों को, जिस कॉन्ट्रैक्ट की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, हॉब्स वाज द सपोर्टर ऑफ द अनलिमिटेड, इंडिविजिबल एंड एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, ये बात मैंने अभी ऊपर बताई दी आपको। तो इस तरह के ये तीन बातें इस हॉब्स ने कही हैं। क्या क्या कही हैं, एक तो हमने देखा कि स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात करी है थॉमस हॉब्स ने, दूसरा हमने देखा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और तीसरा हमने देखा रिलेशन बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे वाले के ऊपर, और आगे वाला है आपका जॉन लोक। कौन है, जॉन लोक। ठीक है, जॉन लोक क्या बात करता है, नंबर एक स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है, दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और रिलेशन बिटवीन द, ये तीनों पॉइंट है, तीन पॉइंट उसके अंदर भी आएंगे, यही पॉइंट है और यहाँ पर भी यही पॉइंट है। ठीक है, द स्टेट ऑफ नेचर, लोक इज ऑफ द ओपिनियन दैट पीस, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन एंड फ्रीडम प्रिवेल्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर। जैसे कि हॉब्स ने बताया था कि राज्य से पहले लोग आपस में झगड़ते थे, जब स्टेट ऑफ नेचर था, प्रकृति की अवस्था थी,
उस समय लोग आपस में झगड़ते थे, ये बात हॉब्स बताता है। जबकि लोग क्या बताता है, उसके उजले पक्ष को बताता है। इंसान के अंधेरे पक्ष को तो हॉब्स बताता है और इंसान के उजले पक्ष को, उजाले वाले पक्ष को जॉन लोक बताता है। और लोक ये कहता है कि व्यक्ति जो है वो शांतिमय जीवन जीता था। जब राज्य नहीं था उससे पहले व्यक्ति शांति से रहता था। जबकि हॉब्स क्या कहता है, हॉब्स कहता है कि जब राज्य नहीं था उससे पहले लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, ठीक है, स्वार्थी थे। जबकि लोक कहता है कि जब राज्य नहीं था उससे पहले व्यक्ति शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करता था, सहयोग की भावना, कॉपरेशन की उसके अंदर फीलिंग थी, फ्रीडम था, ये सारी बातें उसके अंदर थी, ठीक है। पीपल हैड सिंपैथी फॉर ईच अदर, मतलब लोगों की एक दूसरे के साथ में सिंपैथी थी। एंड लाइड पीसफुली, जीवन आनंदमय जीते थे, शांतिपूर्वक वो लोग जीते थे। द लॉ ऑफ नेचर रेगुलेटेड द लाइफ ऑफ द पीपल, और यही जो प्रकृति के नियम थे वो व्यक्तियों के जीवन को रेगुलेट करती थी। इंडिविजुअल एंजॉयड द राइट टू द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इन तीनों के नीचे लाइन कर देना। लोक क्या बताता है, लोक ये कहता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर था, उस स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जब राज्य नहीं था, स्टेट ऑफ नेचर का मतलब जब राज्य नहीं था, राज्य से पहले की बात है, ठीक है। तो लोक कहता है कि जब राज्य नहीं था, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर था, उस समय 3 राइट्स लोगों को मिले हुए थे। नंबर पहला जो है वो था आपका राइट टू लाइफ का, जीवन का अधिकार। ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार था। दूसरा लिबर्टी का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, और संपत्ति का अधिकार था। ये 3 अधिकार बात करता है, विच आर द नेचुरल राइट्स। इनको तीनों को लोक क्या है, नेचुरल, प्राकृतिक अधिकार बताता है, नेचुरल राइट्स बताता है कि ये चाहे कुछ भी हो जाए ये तीनों नहीं छीने जा सकते। जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को, प्रॉपर्टी के राइट्स को, ठीक है। तो ये बात हमने इसमें पढ़ी। दूसरा जो हिस्सा है वो क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जुडिशियल और गवर्निंग अथॉरिटी, लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल इन स्टेट ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकम chaotic एंड डिफिकल्ट। अब हमें यहाँ एक चीज़ समझनी होगी कि हॉब्स ये कह रहा है कि भाई जब राज्य नहीं था उस समय लोग झगड़ते थे, ठीक है, मान ली उसकी बात को। फिर लोग ये कहता है कि जब राज्य नहीं था उससे पहले लोग शांति से रहते थे। तो अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि जब राज्य नहीं था, लोग जो कह रहा है कि भाई राज्य नहीं था उससे पहले लोग शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो जब लोग शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, कोऑपरेशन के साथ रह रहे थे, उनके पास राइट टू लाइफ था, राइट टू लिबर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी था, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई राज्य की, क्यों लेके आए राज्य को? तो अब यहाँ ये कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ जुडिशियल एंड गवर्निंग अथॉरिटी। इसने कहा कि पहले रहते सब शांति से थे, लेकिन फिर भी उनको गवर्न करने वाला कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई न्यायिक संस्था नहीं थी। तो जो राज्य बनाया इसलिए बनाया कि भाई एक सुप्रीम अथॉरिटी बने जो सभी लोगों को गवर्न कर सके, एक जुडिशियल अथॉरिटी बने, ठीक है। With the passage of time become the chaotic and the difficult, so people entered into the two contract in the order to establish the state। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, लोग ये कहता है कि दो समझौते हुए, दो तरह के समझौते हुए थे। हॉब्स तो एक ही समझौते की बात करता है और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज के बीच में समझौता। लेकिन लोग यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। दो कौन कौन से? द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज द अमंगस्ट द पीपल and people to from a state wherein the law of nature were replaced by the social laws। पहला हुआ था फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज among the people to from the state, यानी कि राज्य और लोगों के बीच में हुआ था पहला, ठीक है। दूसरा द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट based on upon the government or the rulers the limited powers to govern the people। Locke was a favor of limited monarchy। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। लोक के हिसाब से दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जिसमें एक में सोसाइटी बनी थी और दूसरे में स्टेट बना था। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो लोक बताता है वो क्या बताता है कि जो लोक वॉज इन फेवर ऑफ द लिमिटेड मोनार्की।
जिस तरह से जो हॉब्स था, हॉब्स एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है। किस तरह की बात करता है? एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की। इसी तरह से लोक एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात नहीं करता है, वो लिमिटेड मोनार्की की बात करता है। किसकी बात करता है? लिमिटेड मोनार्की। दोनों में यहाँ डिफरेंस आ गया। हॉब्स एब्सोल्यूट मोनार्की की बात कर रहा है, जबकि आपका जो लोक है वो लिमिटेड मोनार्की की बात कर रहा है, जिसको हमने क्लास में भी डिस्कशन किया था। और हमने ये कहा था कि जिसको क्लास में मैंने बताया था कि इसके ऊपर जो मोनार्क होगा, जो किंग होगा, उसके ऊपर बाउंडेशन होगी, लिमिटेड होगा, वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। हॉब्स एब्सोल्यूट की बात करता है, जबकि यहां पर बाउंडेशन है किंग के ऊपर। किंग सुपीरियर नहीं है, लिमिटेड है उसके पावर। जो मोनार्क है, जो राजा होगा, वो लिमिटेड होगा। मतलब वो नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी मर्जी पड़े जो वो करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये लोक में और उसमें फर्क है। चलते हैं अपन अगले वाले पॉइंट की तरफ। और अगला वाला पॉइंट क्या है आपका? रिलेशन बिटवीन द रूलर्स एंड रूल्ड। यानी कि जो लोग कहता है कि राजा और प्रजा के बीच में संबंध कैसे होंगे, रिलेशन क्या होंगे। एज द किंग विल बी द पार्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ही विल बी बाउंड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने पहले पढ़ा था हॉब्स के अंदर कि भाई किंग विल नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने क्या पढ़ा? द किंग विल नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स कहता है कि भाई राजा जो है वो राजा इस समझौते का परिणाम नहीं है। ये बात हॉब्स कह रहा है, जबकि लोक क्या कह रहा है? लोक कह रहा है कि द किंग विल बी पार्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो समझौता हुआ था उस समझौते का राजा भी हिस्सा था। इसीलिए ही विल बी बाउंड टू द टर्म एंड कंडीशन, टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अब चूंकि वो उसका हिस्सा था, इसीलिए वो बाउंडेड है उस समझौते से। कौन? किंग। जबकि वो उसको बाउंडेड नहीं मानता है। कौन? हॉब्स। हॉब्स कहता है कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, चूंकि किंग उसका पार्ट नहीं था, इसलिए उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। किंग माने या नहीं माने उस कॉन्ट्रैक्ट को, ये बात हॉब्स कहता है। जबकि लोक इस बात को कहता है कि नहीं, राजा को इन समझौते को मानना पड़ेगा। इफ द रूलर्स फेल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, the latter will be free to reject the contract and select a new rulers। लोग कहता है कि यदि राजा उस समझौते की शर्तों को, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को नहीं मानता है, तो लोगों के पास ये राइट्स हैं कि वह उस राजा को हटा दे और एक नया राजा अपने लिए चुन ले। तो हमने अभी दो लोगों के बारे में बात करी है, हॉब्स के बारे में और लोक के बारे में। अब अपन चलते हैं रूसो के ऊपर। रूसो क्या है? रूसो क्या कहता है देखिएगा। बातें तीनों वही भी है, स्टेट ऑफ नेचर कहता है ये भी, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, और रिलेशन बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड की बात करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, स्टेट ऑफ नेचर। रूसो इज ऑफ द ओपिनियन दैट द मैन लिव्ड द लाइफ ऑफ द नॉवेल स्वेज इन द स्टेट ऑफ नेचर। यानी कि जैसे कि हॉब्स बता रहा था कि जो इंसान का जो नेचर होता है वो ड्यूल स्टैंडर्ड होता है, उसके अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट को देखता है। और यही बात जो लोक है, लोक व्यक्ति के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता है। और इस तरह से जो रूसो है वो न तो व्यक्ति के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता है, न ही नेगेटिव एस्पेक्ट को देखता है। वो ये कहता है कि इंसान अपनी मस्ती में जीता है, ये बात। और ये कब कह रहा है? कि जब राज्य नहीं था। जब रूसो ये कहता है कि जब राज्य नहीं था तो इंसान अपनी मस्ती में जीता था, इंसान को किसी से कोई लेना देना नहीं था जब राज्य नहीं था। हॉब्स से राज्य नहीं था तो क्या कहता है कि भाई जब राज्य नहीं था तो व्यक्ति झगड़ते थे। लोग क्या कहता है कि भाई जब राज्य नहीं था तो लोग अच्छे से रहते थे। और रूसो कहता है कि जब राज्य नहीं था तो उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं था, वो अपनी मस्ती में जीता था। ठीक है, he was self sufficient, content, fearless and enjoy liberty in the state of nature। यानी कि उसके पास जो भी था वो सफिशिएंट था, वो डरता भी नहीं था, अपने मस्ती में रहता था और अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय करता था स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, जब राज्य नहीं था उससे पहले। देयर वॉज नो सेंस ऑफ माइंड एंड थाइन, तेरा मेरा की भी कोई मतलब नहीं था, ये तेरा ये मेरा इस तरह की चीज़ें नहीं थी। लाइफ वॉज सिंपल। रूसो क्या कहता है कि जब राज्य नहीं था उस समय जीवन बड़ा साधारण था, सिंपल था। इट वॉज द गोल्डन एज,
रूसो क्या कहता है कि जब राज्य नहीं था उससे पहले जो समय था वो बड़ा गोल्डन था। आ गया समझ में? ये स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर तीनों के अलग अलग विचार हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। विद द इमर्जेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी द पीसफुल लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज डिस्टर्ब्ड। अब देखना सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, हमने पहले देखा था, हॉब्स ये कहता है कि लोग आपस में झगड़ते थे इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया। फिर लोग कहता है कि भाई लोग झगड़ते तो नहीं थे परंतु फिर भी उनके ऊपर कोई गवर्निंग काउंसिल नहीं थी, गवर्निंग इंस्टीट्यूशन नहीं था, इसीलिए उनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। और रूसो ये कहता है कि विद द इमरजेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, रूसो ये कहता है कि राज्य क्यों आया कि जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने से निजी संपत्ति का विकास हुआ, निजी संपत्ति आने लगी तो लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, उनके जीवन डिस्टर्ब हो गया, लोगों का जीवन डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए वो एक नए राज्य की खोज में निकल गए कि भाई लोगों का जीवन डिस्टर्ब न हो, इस वजह से उन्होंने राज्य बनाया। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द इंक्रीजिंग सेंस ऑफ माइंड एंड थाइन, might is right became the rules. People entered into one contract where the individual surrender all his rights to the collective will. ये बात मैंने बता दी है कि ये क्यों कहता है कि सभी लोगों ने सारे कलेक्टिव राइट्स एक जगह पर सौंप दिए कि ये हमारे सबके, और वो जगह कौन सी थी? पॉपुलर नोन एज द जनरल विल, वो थी जनरल विल। इन्होंने कहा कि जनरल विल को सौंप दिया। उन्होंने क्या कहा कि राजा को सौंप दिया। हॉब्स कहता है कि सारे अधिकार कहाँ सौंप दिए? राजा को सौंप दिए। वो क्या कहता है कि उसको लिमिटेड मोनार्की को सौंप दिए। और यहाँ रूसो क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो था उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा कि हम अपने सारे राइट्स जनरल विल को सौंपते हैं, जनरल विल ऑफ द पीपल। दस द राइट टू गवर्न हिमसेल्फ इज नॉट सरेंडर्ड टू एनी एलियन पार्टी बट टू हिमसेल्फ। ठीक है, ये इस तरह से हमने देखा है। अब चलते हैं अपन आगे वाले पॉइंट के ऊपर। आगे वाला पॉइंट है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपको? रिलेशन बिटवीन द रूलर्स एंड रूल्ड, यानी कि किस तरह से रूसो जो है वो इन दोनों के रिलेशन को बताता है। रूसो सपोर्टेड पॉपुलर सॉवरेनिटी। ध्यान रखना, हमने पहले हॉब्स कौन सी सॉवरेनिटी की बात करता है? एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की। फिर लोग कौन सी सॉवरेनिटी की बात करता है? लोग आपके लिमिटेड मोनार्की की बात करता है, और रूसो जो है वो आपके पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करता है। एज द सुप्रीम पावर वाज नॉट गिवन टू द एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप बट द जनरल विल विच इज द सम टोटल ऑफ द रियल विल ऑफ ऑल द पीपल्स टेकन टुगेदर, द जनरल विल possess सुप्रीम एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर। ठीक है, हॉब्स जो है वो राजा को अनलिमिटेड पावर देता है, जबकि आपका जो रूसो है वो जनरल विल को अनलिमिटेड पावर बताता है। ठीक है, उसको एब्सोल्यूट बताता है। ये तो आपका मेन जो चीज़ें मुझे आपको बतानी थी वो हो गई, यानी इंट्रोडक्शन हो गया, और इन तीनों ही लोगों के क्या क्या विचार हैं ये आपके हो गए। इतना आप लिख दोगे तो आप काफ़ी हद तक इस जंग को जीत जाओगे। फिर आपको क्या करना है कि क्रिटिसिज्म ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसके ऊपर अपने को बात करनी है। क्रिटिसिज्म, इसकी आलोचना क्या क्या, अब मैं ज़्यादा यहाँ समझाऊंगा नहीं आपको क्योंकि ये बहुत इजी है, आपको वहाँ तक ही आप लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन पूरा लिखना है, ध्यान रख लेना। इसमें क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बिगेन टू डिक्लाइन in the opening year of the 19th century. It was alleged to the bad history, bad law, bad logic and the bad philosophy. क्रिटिसिज्म ऑन हिस्टोरिकल ग्राउंड, मतलब इसकी आलोचना क्या है? नंबर एक, नो हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ दिस थ्योरी, यानी कि ये जो इसकी जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई इतिहास के अंदर ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि इस तरह का समझौता हुआ होगा, इस तरह का, इसलिए 19th सेंचुरी के अंदर इस थ्योरी को थोड़ा रिजेक्ट कर दिया गया, लोगों ने मानने से मना कर दिया गया, ये कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। ठीक है, इसकी आलोचना इसलिए हुई कि नो हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ दिस थ्योरी, इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। दूसरा, man is not an individualist, he is an social animal and has lived as an integral part of the family or a tribe। यानी कि जैसा कि हम बात करते हैं एरिस्टोटल के बारे में, जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस था, उसने ये कहा था कि व्यक्ति एक सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल है,
जबकि यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर व्यक्ति को एक इंडिविजुअल बताया गया है, अलग अलग बताया गया है कि उसके एक ही पक्ष का अध्ययन किया गया है। तीनों लोगों ने, चाहे वो हॉब्स हो तो हॉब्स ने उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को बताया है, लोक लीजिए तो लोक ने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताया। तो इस तरह से व्यक्ति के एक पक्ष का अध्ययन किया गया, उसके ऑल ओवर उसका नहीं अध्ययन किया गया। जैसे कि हॉब्स बताता है कि व्यक्ति के अंदर ये नेगेटिव चीजें होती है, तो हमेशा हर व्यक्ति के अंदर नेगेटिव चीजें ही नहीं होती है, उसके अंदर पॉजिटिव भी होती है। फिर लोग क्या के ऊपर आते हैं, तो लोग ने कहा कि भाई व्यक्ति जो है उसके अंदर ये सब पॉजिटिव होता है, ऐसा भी नहीं है। व्यक्ति के अंदर सारी बातें अच्छी नहीं होती, उसके अंदर बुरी भी होती है। तो एक ही एस्पेक्ट को लेकर बताया गया है, इस वजह से इस थ्योरी की आलोचना होती है। फिर आगे देखते हैं, दिस थ्योरी इज अगेंस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, द वेरियस स्टेप इन दिस बर्थ एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट हैज बीन द फैमिली, क्लान एंड द ट्राइब्स, सिटी स्टेट, फ्यूडल स्टेट एंड द नेशनल। मतलब राज्य ऐसा नहीं है कि जो कल अचानक से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे और एक दिन ऑन द टेबल आ गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, राज्य एक इवोल्यूशन का परिणाम है, द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। स्टेट कैम इनटू एग्जिस्टेंस, इट इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। स्टेट जो है वो किसका परिणाम है? इवोल्यूशन का परिणाम है, जिसमें सबसे पहले परिवार बने होंगे, फिर बड़ी बड़ी क्लान बने होंगे, फिर जनजातियां, ट्राइब्स बनी, फिर सिटी स्टेट बने, फिर फ्यूडल स्टेट बने, फिर नेशनल जो स्टेट है वो बने। इस तरह से राज्य आया है, न कि कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। तो ये इसकी एक क्रिटिसिज्म है। इसके बाद आगे, यूनिटी ऑफ द सोशल वॉज नॉट इंडिविजुअल बट फैमिली, contractualists regard the individual as the primary unit of the society, which social scientists opinion that the earlier men had been living in the families। ठीक है, ये कुछ बातें हमने देखी थी। अब इसमें क्या है कि इसमें दो चार चीज़ें और दे रखी है, क्रिटिसिज्म ऑफ द लीगल ग्राउंड। ठीक है, इसके बाद में इसमें लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉजिकल ग्राउंड। ये भी आपको दो चार लाइनें आप देख लेना, सिंपल है, मैं भी ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा इसका। इसके बाद में आप चलिए क्रिटिसिज्म ऑफ द फिलोसॉफिकल ग्राउंड याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इनको ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं देना, मेन वो चीज़ें ध्यान देगी। ठीक है, अब हमें यहाँ ध्यान देना है इंपॉर्टेंस के ऊपर। इस इंपॉर्टेंस को आप, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी को आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इन तीनों की बातें, फिर थोड़ा क्रिटिसिज्म और फिर इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। इंपॉर्टेंस क्या था, पीपल कंसिस्ट इन द बेसिस ऑफ द स्टेट, ये सारी तीन चार जो बातें हैं इसमें ये आपको इजी जो चीज़ें हैं वो आपको देख लेनी आसान है, मैं भी ज़्यादा जिक्र इसका ऊपर नहीं करूँगा। ये दो चार बातें इंपॉर्टेंस की देख लेना। फिर आपकी एक टेबल आ जाती है यहाँ पर, जिसमें हॉब्स, लोक और रूसो तीनों लिखा हुआ है, और इसमें हॉब्स की किताब का नाम लिखा हुआ है लेवियाथन, लोक की किताब का नाम लिखा हुआ है टू ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट, रूसो की किताब का नाम लिखा हुआ है। फिर वापस एक टेबल फॉर्मेट के अंदर स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर इसका क्या विचार है, इसका क्या है, इसका क्या है, ये लिखा हुआ है। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसका क्या विचार है, इसका क्या विचार है, इसका क्या। इस टेबल को भी यदि आप अच्छे से देख के जाते हो तो भी आपका काम बहुत अच्छे हो सकता है। ठीक है, तो पूरा जो हमने पहले पढ़ा था उसी को हमने एक टेबल फॉर्मेट के अंदर आपके सामने सजाकर रखा है, स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये। तो ये इस तरह से इस पूरे प्रश्न को आपको करना है। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल ये क्लास रहेगी। तो इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए। आपको इसी पैटर्न में लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद में उन तीनों जो ऑथर्स हैं, हॉब्स, लोक और रूसो, इनके जो आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ को लिखना है। फिर क्रिटिसिज्म लिखना है, फिर उसका इंपॉर्टेंस लिखना है। ये 3-4 चीज़ें आपको इस टॉपिक के ऊपर अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आपको ऐसा बना के रखना है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।